हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 बैंकिंग एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी का बैकबोन होता है क्योंकि बिना बैंक्स के ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हम समझेंगे सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है या फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होती है? तो ये वो बैंक होती है जो कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो नोट्स को इशू करती है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ये गवर्नमेंट के बैंकर के तौर पे काम करती है और कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करती है। आरबीआई जो कि हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, पहला नोट्स को इशू करना, दूसरा गवर्नमेंट का बैंकर यानी कि गवर्नमेंट की बैंक जो उनके अकाउंट्स को मैनेज करती है, पेमेंट्स करती है एक्सेट्रा, तीसरा बाकी सभी बैंक्स को कंट्रोल करती है। नंबर 4 लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब है कि अगर कमर्शियल बैंक कहीं से भी फंड्स का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं तो एट द एंड आरबीआई ही उनकी हेल्प करता है। नंबर 5 कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब है कि आरबीआई फॉरेन करेंसी, गोल्ड या फिर बाकी सिक्योरिटीज को अपने पास रखता है और मैनेज भी करता है। नंबर 6 क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, इसमें आरबीआई बैंक्स के बीच चेक और ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है। हर बैंक के ड्यूज कैलकुलेट करके सिर्फ नेट बैलेंस एडजस्ट करता है जिससे टाइम बचता है और बैंकिंग सिस्टम स्मूथली चलता है। एंड लास्ट क्रेडिट कंट्रोल करना। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है? तो आरबीआई के पास क्रेडिट कंट्रोल के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड किया जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल्स यूजेशन को। अब बात करते हैं पॉलिसी रेशियोज की। आरबीआई दो पॉलिसी रेशियोज यूज करता है एज क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट और आरबीआई के पास 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट्स भी होते हैं जो क्रेडिट कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज इकोनॉमी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई इनका यूज करके सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। और जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई इन सभी का इस्तेमाल करके सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देता है। तो आरबीआई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। बैंक रेट क्या है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देती है। बैंक रेट बढ़ने पर क्या होता है? बैंक रेट बढ़ने पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है और इसके कारण क्रेडिट की डिमांड कम हो जाती है, मतलब लोग उधार कम लेते हैं, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। और अगर बैंक रेट गिर जाए तो क्या होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी और क्रेडिट ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी जिससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज का सेल और परचेज जो आरबीआई ओपन मार्केट में करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स तो लिक्विडिटी मार्केट से सोक हो जाती है, मतलब पैसा मार्केट से निकल जाता है। और जब आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता है तो लिक्विडिटी रिलीज हो जाती है, यानी मार्केट्स में पैसा आ जाता है। अब देखो, अगर आरबीआई सिक्योरिटी परचेज करता है तो क्या होता है? सबसे पहले लिक्विडिटी रिलीज होती है, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व बढ़ जाते हैं, बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इससे ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ जाता है और डिफ्लेशन हो जाता है कंट्रोल। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। अब जब आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचता है तो इसका सीधा इफेक्ट लिक्विडिटी पर पड़ता है, मतलब मार्केट से पैसा निकल जाता है। कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व गिर जाते हैं जिस वजह से क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है और मनी सप्लाई हो जाता है रिड्यूस। अब मनी सप्लाई रिड्यूस होते ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। रेपो रेट का मतलब वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देती है। इसे हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है और क्रेडिट की डिमांड गिर जाती है।
अब क्रेडिट की डिमांड गिरने की वजह से कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई को भी कम कर देता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। और अगर डिफ्लेशन बढ़ रहा हो तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है और लोग क्रेडिट की डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। अब उससे कमर्शियल बैंक्स मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से। इसे हम रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट के थ्रू डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है? सबसे पहले बैंक्स अपने फंड्स आरबीआई के पास कम रखता है क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट इनकम कम मिलेगी। इसके बदले में बैंक्स अपने ज्यादा फंड्स लेंडिंग के लिए यूज करता है, यानी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और अगर डिफ्लेशन का रिस्क होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। राइज इन रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जब आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक्स अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखता है ताकि उन्हें इंटरेस्ट इनकम ज्यादा मिल सके। इसकी वजह से बैंक्स के पास सीआरआर और क्रेडिट क्रिएशन के लिए कम फंड बचता है। रिजल्ट ये होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा मिनिमम परसेंट है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये आरबीआई डिसाइड करता है और टाइम टू टाइम चेंज भी करता है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके। जब सीआरआर बढ़ता है तो बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। इससे बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, यानी महंगाई कंट्रोल हो जाती है। और जब कैश रिजर्व रेशो घटता है तो बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कम हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है। इससे बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, यानी कि मंदी कम हो जाती है। एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो मिनिमम परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, गोल्ड एक्सेट्रा। एसएलआर का रेट आरबीआई फिक्स करती है और ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। अगर एसएलआर बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा लिक्विड एसेट्स अपने पास रखना पड़ेगा। इससे उनके पास सीआरआर के लिए आरबीआई के पास डिपॉजिट करने के लिए कम फंड्स अवेलेबल होते हैं। इस वजह से बैंक्स के पास जो मनी सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और एट द एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं फॉल इन एसएलआर की। जब एसएलआर कम होता है तो बैंक्स को कम लिक्विड एसेट्स अपने पास रखने पड़ते हैं। इससे उनके पास आरबीआई के साथ सीआरआर के लिए डिपॉजिट करने के लिए ज्यादा फंड होता है। साथ ही कमर्शियल बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अब इस प्रोसेस के थ्रू जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल किया जाता है। So students, this was part 1 of banking chapter where we discussed about quantitative instruments. How did you like the video? Do let me know in the comment section. In part 2, we will cover qualitative instrument and these are also very useful for your exam. Don't forget to like and share this video and subscribe to the channel with the bell icon on so you will be the first one to watch part 2. Thank you.